हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नैना अपनी माँ के साथ रहा करती थी। नैना गुणी होने के साथ साथ सुंदर भी थी, पर उसमें कमी ये थी कि उसके होठों की सुंदरता बिल्कुल नहीं थी। नैना के होठ काफी काले थे। बस यही वजह थी कि नैना को हर कोई रिजेक्ट कर देता। ऐसे ही एक दिन नैना के लिए बहुत अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आता है। लड़के का नाम अमर था। अमर अपनी माँ निभा के साथ बाहर बैठा हुआ था। तभी नैना की माँ नैना के पास आती है और उससे कहती है, बेटा, बाहर लड़के वाले आ गए हैं, तू अपनी लिपस्टिक अच्छे से लगा कर रखना। जी माँ, मैं लिपस्टिक लगा के ही बाहर आऊंगी। नैना की माँ अपनी बेटी को समझाकर बाहर अमर के पास जाकर बैठ जाती है। नैना का घर उसकी माँ का व्यवहार देखकर अमर की माँ निभा नैना की माँ से कहती है, बहन जी, हमें आपका स्वागत बहुत अच्छा लगा। हमारी होने वाली बहू कहाँ है? जरा हमें हमारी होने वाली बहू के दर्शन तो करवा दो। हाँ हाँ बहन जी, मैं अभी नैना को लाती हूँ। इतना बोलकर नैना की माँ नैना को लेकर हॉल में आती है। लड़के वालों के सामने वो बैठ जाती है। नैना को देखकर निभा कहती है, हाय, मेरी बहू सच में लाखों में एक है। देखने में तो हीरा लग रही है मेरी होने वाली बहू। क्यों अमर, सही बोल रही हूँ ना मैं? अब माँ मैं क्या बोलूँ, आप देख लीजिए। बहन जी, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। अब आप अपना फैसला बता दीजिए। बहन जी, मेरी तरफ से भी पक्का है, पर मैं चाहती हूँ बच्चों को आपस में बात करने दे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अमर की माँ और नैना की माँ दोनों ही उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है। जिसके बाद अमर नैना से शर्माते हुए कहता है, नैना जी, आप सच में बेहद खूबसूरत हैं। वो कहते हैं ना, चांद का टुकड़ा। आप बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हैं। अमर जी, तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि चांद की खूबसूरती में दाग है। मतलब ये कि जैसे चांद में दाग होता है, ठीक उसी तरह से मेरे इस चांद से चेहरे को दाग देने के लिए मेरे होठ है ना। पर वो कैसे नैना? अमर जी, मेरे होठ काले हैं। मैंने लिपस्टिक लगाई है, इसलिए मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। लेकिन सच तो यही है कि लोगों ने मुझे मेरे काले होठों की वजह से रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने तुम्हारी ऊपरी खूबसूरती देखी, साथ ही तुम्हारे चांद जैसे चेहरे पर तुम्हारे काले होठ, पर उन्होंने तुम में अभी भी एक चीज नहीं देखी है। और वो क्या है? वो है तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती। बाहरी खूबसूरती में क्या रखा है, वो तो एक दिन ढल जाएगी, पर संस्कार और बर्ताव जीवन भर रहता है। इसीलिए मुझे तुम्हारे काले होठों से कोई दिक्कत नहीं है। अमर बहुत ही सुलझा और समझदार इंसान था। उसको नैना की इस कमी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों एक दूसरे को पसंद थे। अब क्या था, उन दोनों की शादी अब बहुत जल्द हो जाती है। शादी के बाद नैना अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। समय गुजरता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन निभा किसी काम से बाहर गई थी, तो वहीं नैना नहाकर जैसे ही बाहर आती है, तभी उसकी पड़ोसन उसके घर में आती है और तौलिए से सर पोंछती नैना से कहती है, नैना बहू, तेरी सास यानी मेरी दोस्त निभा कहाँ है? आंटी, माँ जी तो बाहर गई हुई हैं। माँ जी अभी आती ही होंगी। नैना इतना बोलकर जैसे ही अपने चेहरे से तौलिया हटाती है, नैना का चेहरा देखकर उसकी पड़ोसन उससे कहती है, नैना बहू, एक बात तो बता, ये तूने काली लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है? हे भगवान, मैं तो लिपस्टिक लगाना ही भूल गई। अब क्या करूँ? मेरे काले होठ तो आंटी जी ने देख लिए। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? अरे जरा बता भी दे कि तूने ये काली लिपस्टिक क्यों लगाई है। एक मिनट, तेरे होठों पर कोई लिपस्टिक तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बहू जरा पास तो आ, मैं जरा तेरे होठों को तो देखूं। तेरे होठ काले हैं, तूने कोई लिपस्टिक लगाई है? आंटी जी, वो मैंने ना लिपस्टिक लगाई है। और ये कैसी हरकत कर रही हैं आप? बहू हिचकिचा रही है, इसका मतलब बहू ने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई। बहू के होठ काले हैं, तभी तो ये मुझे अपने होठ नहीं दिखा रही है। आंटी जी, क्या सोच रही हैं आप? आपको कोई काम था क्या? हाँ बहू, काम था, पर अब नहीं है। जब तेरी सास आए ना, तब मुझे बता देना। मुझे तेरी सास से कोई बात करनी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। नैना की पड़ोसन वहाँ से चली तो जाती है, पर नैना के मन में अपनी सास को लेकर एक डर पैदा हो जाता है और वो जल्दी से जाकर लिपस्टिक लगा लेती है। तो वहीं अब निभा मार्केट से अपने घर आ रही थी, तभी उसको उसकी पड़ोसन रास्ते में मिलती है और निभा को देखकर निभा की पड़ोसन कहती है, निभा बहन, कैसी हो तुम? बताओ, तुम मार्केट घूम रही हो, वहाँ तुम्हारी बहू अपने काले होठ लिए घर में चुड़ैल बनकर डोल रही है। ये क्या बोले जा रही हो तुम जानती नहीं मेरी बहू कितनी गोरी और सुंदर है।
बहन मैंने जो देखा वो बता रही हूँ तुम्हें। अब तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी तो कोई बात नहीं। अच्छा, क्या देखा है तुमने? और तुम मेरे घर क्यों गई थी? बहन मैं तेरे से मिलने गई थी, पर जब तेरे घर गई तब मैंने तेरी बहू को काले होठों के साथ देखा। यूँ कहे कि तेरे काले होठ वाली गोरी बहू को देखा। पहले तो मुझे लगा तेरी बहू ने लिपस्टिक लगाई हुई है, पर जब मैंने उसको करीब से देखा तो मुझे पता चला कि तेरी बहू चांद का टुकड़ा तो है, पर दाग वाला। तुझे तो काले होठ वाली गोरी बहू मिली है निभा। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू के होठ काले हैं, पर वो मेरी बहू है और मुझे मेरी काले होठों वाली गोरी बहू बहुत पसंद है। तभी तो मैंने उससे अपने बेटे की शादी करवाई ना। वैसे भी अगर तू दूसरों की बहुओं को छोड़ खुद की बहू को देखेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अपनी बहू को देखने के लिए हूँ, तो तू मेरे घर पर नजर मत रखा कर। अपनी पड़ोसन का मुंह बंद करवाकर निभा अपने घर आती है और अपने घर तो आ जाती है, पर उसको अपनी पड़ोसन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बस इसीलिए उसकी बातों को झूठा साबित करने के लिए निभा अपनी बहू से कहती है, बहू जरा इधर आइयो। जी माँ जी, क्या हुआ? जरा अपने होठों की लिपस्टिक तो हटाना। लिपस्टिक हटाऊं? पर क्यों माँ जी? नैना की बात सुनकर निभा अपनी पड़ोसन वाली बात नैना को बता देती है। मैं उसकी बातों को झूठा साबित करना चाहती हूँ, बस इसलिए तो अपनी लिपस्टिक हटाकर मुझे अपने होठ दिखा दे। अपनी सास की बातें सुनकर नैना रोने लगती है। उसको रोता हुआ देखकर निभा उससे कहती है, बहू क्या हुआ, तू रोने क्यों लगी? माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे एक राज छुपाया है जो मुझे लगता है कि शायद मुझे आपसे नहीं छुपाना चाहिए था। अरे पर वो राज है क्या, कुछ तो बता। अब जब तक तू मुझे कुछ बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? माँ जी आपको तो पता ही चल गया है, अब मैं क्या बताऊँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए अब तू बताएगी या नहीं? बताती हूँ माँ जी, मैंने और मेरी माँ ने आपसे एक राज छुपा रखा है और वो ये है कि मेरे होठ काले हैं। मैं दिखने में जितनी सुंदर हूँ उतने ही मेरे होठ काले हैं। माँ जी मेरे पहले भी काफी रिश्ते टूट गए हैं, बस इसलिए मैंने अपने काले होठों वाली बात आपसे छुपा कर रखी। पर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अमर जी को सारा सच बता दिया था। अपनी बहू को इतना पैनिक होते देखकर निभा उसे शांत करवाती है और उसे बोलती है, हाँ ठीक है बहू, मैंने मान लिया कि तूने अमर को सब बता दिया और तेरे रिश्ते भी काफी टूटे हैं, पर तू इतना पैनिक क्यों कर रही है? देखना ना बहू, मैं बहुत ही खुले विचारों वाली सास हूँ, इसलिए तू इतना पैनिक मत हो। ठीक है, अगर तेरे काले होठ हैं, मुझे तेरे काले होठों से कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी तेरे इन काले होठों का मेरे पास एक इलाज है। अगर तू कहे तो मैं आगे बात करूँ। पर वो क्या है माँ जी? बहू आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट निकल गए हैं, मैं तेरी लिप सर्जरी करवा देती हूँ, जिसके बाद तू कभी भी अपने काले होठों से परेशान नहीं रहेगी। नैना अपनी सास की बात से सहमत होती है, जिसके बाद नैना अब अपनी सास के साथ एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाती है और अपने होठों की सर्जरी करवा लेती है। इस तरह से अब ना तो उसके काले होठ रहते हैं और ना ही उसके होठों को देखकर कोई भी उसका मजाक उड़ाता और उसे काले होठों वाली गोरी बहू बुलाता। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री अपने छोटे बेटे मेहुल के लिए रिश्ते देख देख कर थक चुकी थी। तभी वो एक दिन पंडित जी से फोन पर बातें कर रही होती है। तभी वहाँ उसका बेटा मेहुल आता है। अरे पंडित जी रहने दीजिए, बथेरी लड़कियाँ देख ली, मुझे तो कोई भा ही नहीं रही। सच बताऊं तो थक गई हूँ मैं, इसलिए थोड़े दिन ये रिश्ते लाना कम करो आप भी। रखती हूँ। क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं कौन सा बुढ़ा हुए जा रहा हूँ जो मेरी शादी की जल्दी कर रही हो? अरे तेरा भी घर बस जाएगा तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगी, पर कोई मिल ही नहीं रही। मैं तो कहती हूँ तुझे ही कोई पसंद है तो बता दे, मैं शादी करवा दूंगी। वैसे भी बड़ी बहू के मायके से आने से पहले रिश्ता तय हो जाए तो सही है। ऐसा क्यों माँ? वरना वो अपने खानदान से किसी अपनी जैसी का रिश्ता उठा कर ले आएगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे एक लड़की पसंद है, आप बस उसके घर वालों से बात कर लो। वारे मेरे शर्मीले सपूत, मेरे पूछने का ही इंतजार था क्या? पहले ही बता देता तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है माँ, और वो लड़की? अरे लड़की तेरी पसंद की है, यही बहुत है, और कुछ नहीं जानना मुझे। और चिंता मत कर, कोई सवाल नहीं पूछूंगी उससे, बस एक बार देख लूंगी शक्ल सूरत। ठीक है? भाग्यश्री मेहुल की सारी बातें सुने बिना ही अपनी बात कहकर कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों में भाग्यश्री मेहुल की पसंद की लड़की आरजू के घर वालों से मिलकर जल्दी ही रिश्ता पक्का कर देती है।
और अपनी बड़ी बहू पारुल के लौटते ही मेहुल और आरजू की शादी करवा देती है। अगले दिन भाग्यश्री किचन में जाती है तो देखती है कि दोनों बहुएं वही हैं। तभी वो आरजू से कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ना समझ आए तो अपनी भाभी से पूछ लियो। हाँ हाँ चाचू माँ, मैं तो इत्थे तपते थदमा रही हूँ। अले ओहो, अरे पहले मुझे तो समझा क्या कह रही है। 2 सालों से मुझे तेरी तोतली बोली ढंग से समझ नहीं आई, तो इस कल की आई बेचारी को क्या समझ आएगी। त्यों थमद नहीं आएगा, थातू माँ मुझे थप थमा डाला है। अपनी दूसरी बहू की तुतलाती बोली सुनकर भाग्यश्री तो जैसे सदमे में चली जाती है और अपने कानों को खुजलाती हुई कहती है, अरे छोटी बहू, तू क्यों बड़ी बहू की नकल कर रही है? ठीक से बोल। ठीक ते ही तो बोल रही हूँ चाचू माँ, और तेछे बोलते हैं। अले अले तुम तो तोतली नितली। नहीं नहीं, कहीं तुम मेरी नकल तो नहीं तल्ली ना? नहीं नहीं, मैं तो तिछी नकल करूँगी, मैं तो हूँ ही तोतली। हाय दैया, क्या तलने बैठी हो तुम दोनों? मेहुल, मेहुल नलायक इधर आ। भाग्यश्री के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर मेहुल भागा भागा वहाँ आता है और अपनी माँ को गुस्से में देखकर कहता है, क्या है माँ, क्यों ऐसे चिल्ला पड़ी? क्या है, नमूनी है तेरी पत्नी, ये तुतला क्यों रही है? और इसके तोतली होने की बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो बता ही रहा था, लेकिन आपने सुना कहाँ। और वैसे भी ये हमेशा से तोतली नहीं थी, वो तो छोटी उम्र में एक नुकीला पत्थर इसकी जुबान को लग गया था, तब से ये तुतलाने लगी। अरे क्या फर्क पड़ता है उन बातों से? असलियत तो ये है ना कि तेरी इस तोतली आरजू ने मेरी एक ठीक ठाक बहू पाने की आरजू का गुड़ गोबर कर दिया। अले चाचू माँ, तो क्या हो दिया, छोड़ो ये सब और जे बताओ पहली रसोई में क्या बनाना है? गोबर बना दे। हाय राम, एक कम थी क्या जो 2-2 तोतली बहू मेरे मत्थे मर दिया आपने। अले आलतू, मैं बताती हूँ, तातू माँ तो पलेतान मत तलना, और देवल दी आप भी अपना ताम तलो। भाग्यश्री वहाँ से अपना माथा पीटते हुए चली जाती है और मेहुल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। कुछ दिन तो दोनों बहुएं मिलजुल कर रहती है, लेकिन उसके बाद दोनों के ही तेवर दिखने लगते हैं। एक दिन रसोई में दोनों खाना बनाने पहुँचती हैं। तभी आरजू कहती है, आज तो मैं दुनियाती थपदी और पलाथे बनाऊंगी। दिमाग में बूता बनाया था, अतिथि तो दुनिया नहीं पतन तो ताने में दाल ही बनाऊंगी ना। देखो दीदी, बहत मत करो, तहा ना थाना मैं बनाऊंगी, फिर क्यों दित कर रही हो? तो बैली है था, तल्ले तल्ले तो थे। मैं तू निकलू, आप निकलो यहाँ से। दोनों तोतली बहुओं की तोतली लड़ाई की आवाज जैसे ही भाग्यश्री के कानों में पड़ती है, वो मुंह बनाते हुए किचन में आती है और देखती है कि दोनों चमचा करछी हाथ में लिए खड़ी बड़बड़ा रही हैं। तभी भाग्यश्री कहती है, अरे ओ तुतलियो, ये चमचा करछी लिए किचन में डांडिया खेलने आई हो और ये कौन सा तुतला राग छेड़ रही हो दोनों? पाए ला दू चाचू माँ। क्या ला दूं? समझा के बोल बहू। अले पाए ला दू, मेला मतलब आज छिलवा दो। अरे क्या छिलवा दूं? 2-2 बहुओं के होते अभी मैं सब्जी छीलूं क्या? ते तातू माँ भी एक नंबर ती धिलान दे, बोलो मुझे तमदाती है तुत। देख लो चाचू माँ, दीदी मुझे लछोई से बाल निकाल ली है। हाँ तो मुझे खाना बनाने ही नहीं दे ली। ये तो समझ आ रहा है, चलो, लेकिन रसोई में लड़ने से क्या होगा? दोनों मिलकर थाना, मेरा मतलब खाना क्यों नहीं बनाती? जब मैं पूरा थाना बना सकती हूँ तो तीची की मदद क्यों लूं? तूते तुत्ते पहले ये मेली लतोई है। दोनों की बकबक सुन भाग्यश्री परेशान हो जाती है और दोनों के हाथ से चमचा करछी जमीन पर पटक कर कहती है, चुप कर जाओ, वरना बेलन से तुम दोनों को ऐसा सूत कर रसोई से ही बाहर कर दूंगी। अरे तोतलियों, जितना तुतला कर बोलती हो ना, उतना ही हाथों को चला लेती तो अब तक खाना बन चुका होता, पर नहीं, तुम दोनों तो लगी पड़ी हो। हाँ तो और क्या तले? मेरे सर पर नाचो। अरे काम करो, वो भी बिना झगड़े, समझी? चलो लगो काम पर। जी चाचू माँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को घूरते हुए काम करने लगती हैं। समय बीतता है। एक शाम भाग्यश्री गली में टहलने निकलती है। तभी पड़ोस में रहने वाले चौबे जी उसे टोकते हुए कहते हैं, राम राम कह रहे भाग्यश्री जी, हाल चाल कैसे हैं आपके? सब ठीक है। आए हाय, ये तोतली बहुओं की आदत के चलते मैं भी तुतला रही हूँ। क्या कहा? खैर छोड़िए, वैसे मानना पड़ेगा, नाम भाग्यश्री और भाग्य भी चमक गया है आपका 2 बहुओं की सास बनने के बाद। अरे जिसकी दोनों बहुएं तोतली हो
उस सास का भाग्य तो अभाग्य ही होता है। जब भी उनकी बोली सुनती हूँ लगता ही नहीं दो जवान बहुएं हैं घर में, ऐसा लगता है दो बच्चियाँ घूम रही हैं। फिर तो और सही है, बहुओं में ही बच्चों का सुख प्राप्त हो जाता होगा आपको। बहुत हंसी आ रही है ना आपको? लगता है आपकी मैडम घर पर नहीं है, तभी आप यूँ खुले सांड की तरह भटक रहे हैं। जाकर अपना काम कीजिए। इतना कहकर भाग्यश्री वहाँ से मुंह बनाती हुई चली जाती है। समय के साथ उसकी दोनों बहुओं की रसोई में लड़ाई करने की आदत बढ़ती जाती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए भाग्यश्री दोनों को एक दूसरे की पसंद का पकवान बनाने को कहती है। तभी रसोई में आरजू कहती है, अभी पाव भाजी तैसे बनती है, मुझे क्या पता। पाव पाती पेली पेवलेट। अले मैं मदद तलूंगी तुम्हारी, लेकिन मुझे भी मालपुए बनाने हैं, पर मुझे बनाने ही नहीं आते। मालपुए मुझे आते बनाने, मैं आपकी मदद कर दूंगी। ऐसे ही दोनों रसोई में एक दूसरे के पकवान बनाने में मदद करती है और कुछ देर में खाना तैयार कर भाग्यश्री के सामने परोस देती है, जिसे देखकर भाग्यश्री कहती है, क्या बात है, दोनों ने बिना झगड़े बना लिया खाना। हाँ, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की है। हाँ तो बस ऐसे ही बिना लड़े एक रसोई में मिलकर खाना बनाओगी तो खाना जल्दी और स्वादिष्ट बनेगा। साथ ही एक दूसरे से नई नई चीजें भी सीखोगी और लड़ाई की जगह दोनों में प्यार बढ़ेगा। लीता तुम हम समझ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।